तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट द फोटोन है ना, प्लैंक, जिसमें हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ने वाले हैं या प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस। हालांकि ज़्यादातर ये थ्योरी का श्रेय, क्योंकि आगे जो डेवलप्ड स्टडी किए वो अल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं किए, तो ज़्यादातर श्रेय उनको ही दिया जाता है इस थ्योरी पे। मगर इसकी ओरिजिन जो हुई थी मैक्स प्लैंक के ज़रिए हुई थी 1900 में है ना। पूरा लाइट को देखने का नज़रिया पूरी तरह से बदल गया था उसके बाद से, ये थ्योरी के ओरिजिन के बाद से। इसीलिए उसकी बात की जो सारी साइंस और फिजिक्स, मतलब मेनली हम लोग जो पढ़ते हैं उसको मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है ना। इसको बात को ध्यान में रखते हुए, इस रूल को ध्यान में रखते हुए हमने जो भी आगे स्टडी की है उसको हम लोग ने मॉडर्न फिजिक्स कहा। तो जैसे कि हम लोग ने लास्ट टाइम आइंस्टाइन के बारे में पढ़े थे, आइंस्टाइन ने इसी थ्योरी के मदद से ये बताया था कि भैया ये जो लाइट है ना, वो कंटिन्यूस नहीं जा सकती एक वेव के फॉर्म में, या जाती भी होगी, मगर जब वो किसी मैटर से टकराती है तो टकराने के बाद जो उसका नेचर है वो कैसा नज़र आता है, पार्टिकल की तरह, एक छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स की तरह नज़र आते हैं, है ना। तो उसी को लेकर भाई यहाँ पर कुछ अजम्पशंस बनाए गए कि लाइट असल में क्या होती होगी, लाइट आगे जो ट्रैवल करती होगी वो कैसे ट्रैवल करती होगी, उसका नेचर क्या होगा, वो सारी बातों को बताया गया। जैसे कि पहले पॉइंट में हम लोग क्या देखते हैं कि एमिशन ऑफ लाइट इज नॉट कंटिन्यूस, लाइट लगातार नहीं आती रहती है, एंड दे आर एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ पैकेट कॉल्ड एज क्वांटास और फोटॉन्स। वो छोटे छोटे है ना एनर्जी के टुकड़ों के फॉर्म में ट्रैवल होते हैं। वो एक एक टुकड़े को क्वांटम, सिंगुलर में क्वांटम कहा जाता है, प्लूरल में क्वांटास कहा जाता है या फोटॉन्स कहा जाता है उनको, है ना। और इसका एग्जिस्टेंस प्रूफ भी हो गया था, ऐसा नहीं किसी भी किताबी बातें थी। कॉम्पटन इफेक्ट जो हुआ था 1924 में, ये बात एक्सपेरिमेंटली भी देखी गई कि हाँ भाई ये जो बंदा बता रहा है इसमें बात में दम है ना। तो एक्सपेरिमेंटली वो प्रूफ भी हुआ था। तो हमने पहले पॉइंट में ये देखा कि लाइट जो है लगातार नहीं आती रहती है, छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में आती रहती है, और वो एनर्जी के पैकेट्स को हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटम या फिर फोटॉन्स। फिर आया कि एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच फोटॉन इस एच नू, दैट इज एक्सी या नू, जैसे कि आप जानते हैं नू को आप क्या लिख सकते हैं, सी बाय लैम्बडा लिख सकते हैं। नू इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा। तो जब मैं नू को सी बाय लैम्बडा लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एच सी बाय लैम्बडा। तो एक एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो एच नू या एच सी बाय लैम्बडा से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी की, एक सेकंड में कितने फोटॉन्स बाहर निकले। अब कई लोगों को लगता हो कि साले वेवलेंथ कहां से टपक गई, है ना भाई, तुम बोल रहे पार्टिकल के फॉर्म में जा रही, तो ये वेवलेंथ कैसे टपक गई, है ना। तो भाई बात ये है कि आगे जाके थोड़ा जब ये प्रॉब्लम आ रहा था कि भैया ये कैसे, मतलब कभी यार लाइट वेव का नेचर बता रही, कभी ये लाइट पार्टिकल का नेचर बता रही, है ना, क्या एग्जैक्टली क्या है ये बताओ। तो ये कंफ्यूजन बरकरार था। तो बाद में डी ब्रॉय ने आगे जाके कुछ सालों बाद एक चीज़ को प्रूव किए थे कि मैटर यानी पार्टिकल जो रहता है, फोटोन जो है, वो खुद वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है ना। उसी को बोलते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, और वही हम लोग चैप्टर भी हमारा उसी नाम पे दिया हुआ है ना। तो हम ये मान के चलते हैं कि किसी भी सोर्स से, अगर मैं बोलूंगा कि भैया ये सोर्स ऑफ लाइट है ना, और यहाँ किसी मेटल से वो टकराने वाला है, यहाँ से निकलने वाला है, तो हम ये मान के चलते हैं कि वो इस तरह से ट्रैवल करता है। जो फोटोन है इट इज ट्रैवलिंग इन द फॉर्म ऑफ वेव, और उसकी सर्टेन वेवलेंथ होगी और फ्रिक्वेंसी होगी। तो वेवलेंथ उसका आ गया। साथ ही साथ मोमेंटम उसका होता है जिसका कोई मास होता है। तो हाँ, देखा गया कि एट द लीस्ट लेवल, जब बहुत ज़्यादा आप नीचे उस पर रहते हैं तो उसका मोमेंटम भी होता है ऑब्जेक्ट का, है ना, उसका जो कहा जाएगा फोटोन का। फिर आगे, द लाइट एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कॉल्ड एज क्वांटम एनर्जी। और क्वांटम एनर्जी कितनी होती है, वो क्वांटम एनर्जी होती है एच। जब भी कोई ऑब्जेक्ट लाइट को एब्जॉर्ब करता है या इमिट करता है, वो हमेशा इमिट करेगा इन द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एच नू। 1h2, 2h2, 3h2, 4h2, ऐसा ही इमिट करेगा। या एब्जॉर्ब भी करेगा तो पूरा 1h2, 2h2, 3h2। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि भाई मान लो 4 फोटॉन्स आ रहे हैं, एक मेटल सरफेस पे टकराते हैं, मेटल सरफेस पे वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलाइड करेंगे, और हम ये देख रहे हैं कि भैया कि वो क्या हो रहा है, वो जो आपका फोटॉन है वो एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है, किसको, इलेक्ट्रॉन को। तो हमें पता चला कि 3 फोटॉन्स तो पूरे के पूरे एब्जॉर्ब हो गए, और पता चला कि एक फोटॉन सिर्फ आधा ही एब्जॉर्ब हुआ, है ना। आपके एक फोटॉन की आधी एनर्जी इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर हुई। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 3.5 फोटॉन एब्जॉर्ब हो गए, आधा बचा हुआ है ना। होगा तो पूरा होगा, नहीं तो नहीं होगा,
है ना। तो भाई वही बात बोला है उसने, द लाइट एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड और एमिटेड एंड इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कॉल्ड एज क्वांटम एनर्जी। फिर तो नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा यहां पर क्या कहता है, बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ गिवन वेवलेंथ देयर इज ओनली इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड क्रॉसिंग अ गिवन एरिया विथ ईच फोटोन हैविंग द सेम एनर्जी। मान लो कि अगर अगेन मैं कहूंगा कि भैया ये मेरे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है ना, पहले मान लो ब्राइटनेस बहुत कम है, तो भाई मैं क्या देखूंगा कि भाई हाँ थोड़े 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 फोटॉन्स बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि ब्राइटनेस कैसी है, बहुत ज्यादा लो है, बहुत ज्यादा कम है। अब अगर मैं ब्राइटनेस को बढ़ा रहा हूं तो क्या होगा, अब ज्यादा फोटॉन्स बाहर निकलेंगे, और बढ़ा रहा हूं तो और ज्यादा फोटॉन्स बाहर निकलेंगे। तो ब्राइटनेस बढ़ाने पे क्या होता है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से गुजरने वाले नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाते हैं, मगर एक पर्टिकुलर फोटॉन की एनर्जी लेवल नहीं बढ़ती। उस फोटॉन की एनर्जी लेवल जैसे के वैसी ही रहेगी, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा। हां, ब्राइटनेस बढ़ाने पे सिर्फ एक ही चीज के अंदर बदलाव आता है, वो है नंबर ऑफ फोटॉन्स पे। आई बात समझ में? ठीक है, ये आ गया पॉइंट। आगे, फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी तरह से मैं यहां पर पॉजिटिव चार्जेस या इधर यहां पर नेगेटिव चार्जेस ऐसा कुछ लगा देता हूं तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। आपने कभी देखा क्या कि आप भाई ठीक है लाइट फोकस कर रहे और यहां से मैग्नेट रखे तो लाइट बोले ऐसी डाइवर्ट हो गई, ऐसा हुआ क्या कभी? नहीं हुआ। तो भाई फोटॉन्स जो है कभी भी किसी भी मैग्नेटिक फील्ड से या इलेक्ट्रिक फील्ड से इफेक्ट नहीं होते, दे आर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। आगे, इफ फोटोन पार्टिकल कोलिजन, पार्टिकल बोले तो कौन है यहां पर? इलेक्ट्रॉन। अगर एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड होता है, द टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम आर कंजर्व्ड, मतलब वहां पर किसी भी मोमेंटम का लॉस नहीं होगा, एनर्जी का लॉस नहीं होगा। अगर आपको याद होगा ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, याद है ना, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन एंड परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। आई क्या बात समझ में आपको? है ना। तो भाई ये पॉइंट हमारा था आखिरी जो कहा जाएगा, है ना, कि भैया हमने देखा कि ये कोलिजन जो होता है परफेक्टली इलास्टिक होता है, जितनी एनर्जी थी एज इट इज उसमें मेंटेन रहती है। तो अब ऐसा है कि ठीक है, यहां पर हमारा जो है ये जिसके पॉस्टुलेट्स थे, ये पॉइंट्स थे, जिसको हम लोग कहेंगे प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस, है ना, जिसको हम लोग कह सकते हैं, या फिर वो ऑब्जर्वेशन रहा जो आइंस्टाइन का, बाकी सभी लोगों का। तो ये जस्ट एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट था, इस टॉपिक में पूरा थ्योरी था। अब अगला स्टेप जो है हमको, जो अब तक हमने देखा, पहले तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो हम लोग ने एक्सपेरिमेंटल स्टडी किए उस पर बेस्ड, दूसरा आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पे बेस्ड, और थोड़ा बहुत ये पॉइंट पे बेस्ड जो है ये फॉर्मुलों से बेस्ड हमको अब न्यूमेरिकल्स देखना है ना। तो सारे न्यूमेरिकल्स पहले बेसिक से स्टार्ट करते हुए फिर एनसीईआरटी के भी न्यूमेरिकल्स हम लेंगे। इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम है, इस पार्ट में सिर्फ एक छोटा सा प्रॉब्लम है, कैलकुलेशंस। फॉर्मूला तुमको समझ में आ जाएगा, सब ठीक है, वो ओके समझ में आएगा, कंडीशन क्या है वो भी समझ में आ जाएगा, गिने चुने फॉर्मूले। प्रॉब्लम है उसकी जो नीचे डिनोमिनेटर में बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं, 6.63 आ जा रहा, वो आ जा रहा, ये आ जा रहा। तो अक्सर इसमें क्या करना, जो वैल्यूज आती है, कुछ बेसिक वैल्यूज आई, उसको याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो चलो आपको मैं जब न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा बताते जाऊंगा कि इसको याद रखना है करके। ये लिखना हो गया सभी का? चलिए ठीक है। पहला, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ अ फोटोन ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर्स। तो उसने कहा है कि मोमेंटम ऑफ फोटोन पता करिए फॉर अ वेवलेंथ 500
नैनोमीटर्स, है ना। अब वो कैसे पता लगाएंगे, तो अभी मैंने मोमेंटम का फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, एच न्यू बाय सी। ये फॉर्मूले का ओरिजिन कैसे हुआ वो भी मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि ये आने वाला था डिब्रॉय में, मगर अभी भी बता दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हम जानते हैं कि E इज इक्वल्स टू क्या होता है, एच न्यू होता है ना, E इज इक्वल्स टू एच न्यू, ये हमको फॉर्मूला मालूम है। हम लोग एक और फॉर्मूला जानते हैं, E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। ये एनर्जी का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द क्वांटम थ्योरी, ये एनर्जी का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस। तो आप लिखेंगे एम सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच न्यू, एक सी को उधर भेजो तो क्या आ जाएगा, एच न्यू बाय सी, है ना। तो देखो एम सी यानी कि क्या हो गया, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम, एच न्यू बाय सी। और जैसे कि मैं जानता हूं न्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, सी बाय लैम्बडा, न्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्बडा, तो एच इंटू सी बाय लैम्बडा अपॉन सी, ये सी और सी क्या हो जाएगा, कैंसल, तो एच बाय लैम्बडा, है ना। तो इस तरह से ये हमारा क्या कहा जाएगा, वही फॉर्मूला आता। तो अब हम जैसे कि हमको क्या क्या दिया हुआ है, हमको वेवलेंथ दी गई है 500 नैनोमीटर्स और आपसे मोमेंटम पूछा गया है। अब मोमेंटम के लिए हमारे कौन कौन से फॉर्मूले, एक तो ये फॉर्मूला एच न्यू बाई सी और एक ये फॉर्मूला आ रहा एच बाय लैम्बडा, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो देखो भाई क्या फॉर्मूला, क्या आंसर आता, मोमेंटम इज इक्वल्स टू एच बाय लैम्बडा, यानी कि भाई वो हो जाएगा 6.63 इंटू 10⁻⁻34। हाँ, ये जो h करके जो कांस्टेंट आता है उसको हम लोग कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, और प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन याद रखना, है ना, वो ये पॉइंट्स में यहाँ लिख दो, है ना। डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट h इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ E और डायमेंशन ऑफ नू m1 L2 T-2 और T-1, तो ये कितना हो जाएगा, m1 L2 T-1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जूल सेकेंड उसका होता है ना, जूल सेकेंड या वाट पर सेकेंड भी बोल सकते हैं इसको। तो इस तरह से 6.63 इंटू 10⁻⁻34 GS, और जैसे कि हमने देखा 500 नैनोमीटर्स यानी कि 500 इंटू 10⁻⁹। ज़रा बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा, आसान है। वन पॉइंट 324 10⁻, सही जा रहा है बेटा। अगर मान लो मैं इसको देखो 3 जीरो दे देता हूं इसको, तो ये हो जाएगा 6.63 अपॉन 0.5 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 10⁻⁻6, है ना। 0.5 को क्या लिख सकते हैं, 1/2, 1/2, 2 चला जाएगा ऊपर, इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 3 ज़ा 6 और 2 6 ज़ा 12 का 2 कैरी 1 13.26 इंटू 10⁻⁻34 में से -6 का कितने हो जाएंगे, -28, है ना। और जाके आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, -1.32426 10⁻⁻27 मोमेंटम, है ना। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, है ना, ये आ जाएगा। आई थिंक इधर का हो चुका होगा सभी का, आपका डायमेंशन वायमेंशन भी लिखना हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं।
मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी monochromatic light of frequency 6.0 10 raised to power 14 hertz is produced by a laser. The power emitted is 2.0 into 10 raised to power minus 3 watt. Then पहला सवाल, what is the energy of photon in the light beam? लाइट बीम में एनर्जी ऑफ फोटॉन कितना होगा? हाउ मैनी फोटॉन्स पर सेकेंड ऑन एन एवरेज are emitted by the source. NCERT का प्रॉब्लम है। सोचो जरा उसके बारे में, क्या गड़बड़ हो रही है भैया। तो भाई देखो यहां क्या है, एक मोनोक्रोमैटिक लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो मैं यहां लिखूंगा सॉल्यूशन के अंदर कि मुझे क्या दिया गया है सबसे पहले। तो मुझे सबसे पहले दी गई है फ्रीक्वेंसी, और वो कितनी दी गई है? 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। ओके मान गया, आगे क्या है ना। तो भैया एक लेजर ये लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है जिसका पावर कितना है, एमिशन पावर कितना है? 2.0 × 10⁻³ वैट। यानी उसमें से जो पावर, जितनी पावर से जो लाइट बाहर निकल रही है, इट इज 2.0 × 10⁻³ वैट। ओके, तो वो कह रहा है पता लगाओ सबसे पहले तो व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन। अरे बहुत आसान है यार ये तो। एनर्जी ऑफ फोटोन तो पहला तो बहुत इजी इक्वल्स टू h होता है, यानी 6.63 × 10⁻34 मल्टीप्लाई बाय द फ्रीक्वेंसी, है ना, जो कि कितनी है? 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। जरा बताएंगे कितना आता है? एक फोटोन की एनर्जी कितनी है? नहीं कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा। इतनी दबी आवाज में क्यों बोलो, जैसे शक हो रहा तुमको तुम्हारी वैल्यू पे। हाँ बोलो, बुलंद आवाज में बोलो, क्या आएगा? 39.78 39.8 पकड़ लो, हाँ, -20, दैट्स करेक्ट, है ना। 39.8 × 10⁻20 जूल्स, या फिर 3.98 × 10⁻19 जूल्स, है ना। आप ये कैसा कह सकते हैं। चलो ठीक है भाई, मान लिया ये एक फोटोन की एनर्जी है, एक फोटोन की एनर्जी है। उसने आगे का जो सवाल कहा है कि भाई बताओ द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड ऑन एन एवरेज आर एमिटेड बाय अ सोर्स। नंबर ऑफ फोटॉन्स एक सेकंड में कितने निकलेंगे? पावर दिया हुआ है। देखो पावर का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि पावर इज द टोटल वर्क डन या टोटल एनर्जी, है ना, एमिटेड पर यूनिट टाइम। टोटल एनर्जी बोला भैया उसने, एक फोटोन का बोला क्या? नहीं, पूरा टोटल एनर्जी बोला। अब टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे? तो बोले अब हमको अगर टोटल एनर्जी निकालना है तो हम बोलेंगे भाई देखो कैसा है, एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? h²,
है ना। एक चलो अभी इक्वल दे दें, एक फोटोन की एनर्जी क्या है, कैपिटल ई। ऐसे कितने फोटॉन्स निकल रहे होंगे एक सेकंड में बाहर, पता नहीं, बोले एन निकल रहे होंगे। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, एन इंटू कैपिटल ई अपॉन टाइम, है ना, मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, एन इंटू कैपिटल ई अपॉन टाइम। ये क्या है कि बोले भैया पता नहीं एक सेकंड में या फिर इतने पर्टिकुलर टाइम में कितने फोटॉन्स निकल रहे होंगे, हमने एन मान के चले, तो एन इंटू कैपिटल ई अपॉन टाइम। फिर आगे क्या होगा, अरे भाई वेरी बेसिक, बहुत आसान है। अब टाइम की वैल्यू 1 सेकंड डाल दो, एक सेकंड में निकालना है ना आपको, या नहीं भी डाले तो चलता। n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फिर यहां पर, p अपॉन ई, n इज इक्वल्स टू p अपॉन ई। अब p कितना दिया हुआ था, 2.0 इंटू 10⁻³ और ये कितना दिया हुआ है, 3.98 इंटू 10⁻⁻19। अब करना क्या है, देखो भाई 3.98 को अपन अप्रोक्सीमेशन में क्या लेंगे, 4, है ना। 2/4 कितना होता, 1/2, यानी कि क्या 0.5। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि इट विल बी हाउ मच, 0.5 इंटू 10⁻19 में से 3 गए, कितने हो जाएंगे, 16, तो 10⁻16। या फिर आप बोलेंगे 5 इंटू 10⁻15, बोले 5 इंटू 10⁻15 0 लगा दो भैया, उतने इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड में, सॉरी फोटॉन्स उसमें से बाहर निकलेंगे, है ना। इधर का हो चुका होगा आई होप। Find the number of photons emitted per second by a 25 watt source of monochromatic light of wavelength 600 नैनोमीटर्स। कुछ इसी तरह की चीज आपको फिर से कैलकुलेट करना है, मगर इट इस बार वो वेवलेंथ के फॉर्म में। चलो बताओ करके सॉल्व। Find the number of photons emitted per second by a 25 watt source of monochromatic light of wavelength 600 nanometers. तुमको क्या लगता है ये गाना बजाने से हम सुधर जाएंगे क्या? वो भी इतना भयानक गाना। जमा 1960 के ज़माने के गाने बजा रहे और एक्सपेक्ट कर रहे कि भाई 2000 वही कौन सा 2024 में लोग सुधर जाएंगे।
हाँ जी, आया क्या किसी का? हाँ बोलो बोलो। ना नहीं, दूर तक नहीं, नहीं। द आंसर शुड बी 7.5 अकॉर्डिंग टू दिस। 7.5 इंटू 10⁻19 हो सकता है वो 7, उन्होंने थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करे। चलो देखते हैं अपन। हमारे पास पावर का फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल्स टू N इंटू ई अपॉन टी। तो एनर्जी को क्या लिख सकते हैं अपन? hc बाय लैम्बडा अपॉन टी। ओके, तो भाई अब आगे क्या? मेरे को नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड निकालना है, n/t निकालना है। तो भैया ये हो जाएगा p इंटू लैम्बडा अपॉन h इंटू सी। p की वैल्यू कितनी आ रही है? 25। वेवलेंथ कितना है? 600 नैनोमीटर्स। 600 इंटू 10⁻⁻9। और h की वैल्यू क्या है? 6.63। ठीक है, 6.6 ही रहने दो उसको, 3 डिजिट कहाँ चल, ठीक है एक बार ले लेते ना यार। 6.63 इंटू 10⁻34 और स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸8। चल भाई 25 मल्टीप्लाई बाय 600, 25 मल्टीप्लाई बाय 6 करो, कितना था? 25 मल्टीप्लाई बाय 6 150 इंटू 10⁻7 अपॉन 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 का 8 कैरी 1, 3 6 जा 18 का 8, 19.89 और 10 का पावर ये कितना हो जाएगा? -34 मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर 8 -26। तो ये हो जाएगा 10 का पावर -26। ओके, मैं थोड़ा सा डेसिमल को और सरका दूंगा और ये जीरोस को दे दूंगा, तू रख ले, यानी तो रहने दो उसको अभी का। 10⁻⁻7 और ये हो जाएगा 1.989 10⁻⁻25। अब 1.989 को अप्रोक्सीमेशन में क्या लिख सकते हैं आप? 2। तो फिर ये हो जाएगा 150 अपॉन 2, 10 का पावर 7 में से गया 25 या 25 में से गया 7, तो 25 में से गया 7 कितना बचेगा? -18 बचेगा, 18 तो 10⁻18 यानी कि वो हो जाएगा 75 इंटू 10⁻18 अप्रोक्सीमेटली, है ना? 75 इंटू 10⁻18 अप्रोक्सीमेटली। आया समझ में? नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी, कितने फोटॉन्स पर सेकेंड डज 1 watt bulb emits if its efficiency, अगर उसकी efficiency is 10% and the wavelength of light
emitted is 500 नैनोमीटर्स। चल भाई पता लगा क्या आएगा। तो भाई देखो तुम्हारे बल्ब का पावर क्या, पावर रेटिंग कितना है, 1 वैट। 1 वैट ही है ना, हाँ, मतलब तुम उसको 1 वैट का इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई उसको लगेगा। वो 1 वैट का जो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई देगा तो उतनी ही पावर की लाइट जनरेट कर पाएगा क्या? नहीं। उसका जो एफिशिएंसी बताया गया है वो कितना है, 10%, यानी उसमें से सिर्फ वो 10% का इस्तेमाल कर पाएगा, है ना। अरे लाइट भी वो एक किस्म की एनर्जी है ना, तो वो एनर्जी जो पर सेकंड बाहर दे पाएगा वो सिर्फ कितना रहेगा, 10%, है कि नहीं। तो अब वो ये बोल रहा है कि अब पता लगाओ कि भैया आपके नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने बाहर निकलेंगे। चलो हो जा शुरू। नो बेटा 25 आगे क्या, 10 का पावर, नहीं, आई थिंक आई एम अफ्रेड नॉट दैट आंसर। 19 तो नहीं है। दस % उसका आउटपुट में जा रहा बस, है ना। जितना वो ले रहा है इलेक्ट्रिसिटी से उसका सिर्फ 10% वो बाहर लाइट के फॉर्म में दे रहा है, तो उस पर से अंदाजा लगाओ। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, है ना। इनपुट का दिया हुआ तुमको 1 वैट और एफिशिएंसी दिया हुआ 10%, यानी फ्रैक्शन में लिखेंगे 10/100। आउटपुट पावर को चलो पीओ ले लेता हूँ, इनपुट पावर को जस्ट पीआई, यानी 1/10। पीओ इज इक्वल्स टू फिर क्या आएगा, 1/10 टाइम्स ऑफ पीआई, यानी कि भैया जस्ट वो 1/10 रह जाएगा वैट। ये रहा तुम्हारा आउटपुट पावर। फिर वेवलेंथ दिया हुआ है तो फिर से वही फॉर्मूला आउटपुट पावर का, जो कि कितना आएगा, आउटपुट पावर इज इक्वल्स टू NE/T, यानी कि NC/λ/T। देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड जो आएगा एंड पर सेकंड जो आएगा, पर सेकंड। अगर टाइम दिया रहता तो ये टाइम को उधर मैं ट्रांसफ़र कर देता, है ना। बोलता वो 1 मिनट में, 2 मिनट में, 3 मिनट में, तो फिर मैं टाइम को उधर लिख देता। तो भैया ठीक है, P0 और λ/HC/λ ना, सॉरी हाँ वही तो बोलो HC। तो N/T इज इक्वल्स टू 1/10। वेवलेंथ कितना है, 500 नैनोमीटर्स, यानी कि 10⁻⁻⁹। 6.63 इंटू 10⁻⁻34, 3 इंटू 10⁸8। अब इससे याद रखो ये कितना आता है अप्रॉक्सीमेशन में। 6.63 इंटू 10⁻⁻3 को C से अगर मल्टीप्लाई करें तो वो अप्रॉक्सीमेशन कितना होता है, 2 इंटू 10⁻⁻25। ये वैल्यू याद रखना। HC का प्रोडक्ट कितना होता है, 2 इंटू 10⁻⁻25। चलो ठीक है, ये हो जाएगा 50 इंटू 10⁻⁻9, और ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻, मैंने कितना बताया था, -25। यहाँ पर दिया हुआ है, अपन ने खुद कैलकुलेट किया, 19.89 इंटू 10⁻26, या फिर आप 20 भी बोल सकते हैं, 20 इंटू 10⁻26, 2 इंटू 10⁻25। ये HC का प्रोडक्ट होता है, तो 2 इंटू 10⁻25। तो कितना हो जा रहा फिर ये 25 इंटू 10 का पावर देखो कितना आ रहा, 16। तो बेटा आपका थ्योरम पावर में इशू आ गया था बस, है ना, बाकी सब सही था। ठीक है,
the photo electric NCERT का प्रॉब्लम है अगेन, कट ऑफ voltage in a certain experiment is 1.5 volt. What is the maximum kinetic energy? What is the maximum kinetic energy of photoelectrons emitted? Of photoelectrons emitted. What is the maximum kinetic energy of photoelectrons emitted? ये वाला हो गया सॉल्यूशन। चलिए, इस बार आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, सॉरी पूछा गया है ना। क्या क्या दिया हुआ है आपको बेटा? आपको दिया गया है कि भैया फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कट ऑफ वोल्टेज इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट इज 1.5 वोल्ट, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल तुमको दिया हुआ है। अच्छा, कितना दिया हुआ भाई? स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs बोल सकते हैं आप, Vo बोल सकते हैं, एनसीईआरटी में Vo दिया हुआ है, तो 1.5 वोल्ट। तो उसने पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो भैया के मैक्स कितना होगा ज़रा बताना। तो ये अच्छा कैसे निकालेंगे के मैक्स? अरे बहुत आसान है यार, हमको मालूम है के मैक्स इज इक्वल टू हाउ मच? E इंटू वी एस, वेरी सिंपल। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू वी एस की वैल्यू कितनी है? 1.5। करो सॉल्व, बताओ कितना आ रहा? 15 को 16 से मल्टीप्लाई करो या 3/2 करो। 1.5 को लिख सकते हैं 3/2, है ना। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 3/2, ये क्या हो जाएगा? 0.8, और 0.8 को तुम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2.4। तो 2.4 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। बात खत्म। चलो हुआ नेक्स्ट। In an experiment of photoelectric effect, the slope of the cut off voltage versus frequency
ऑफ okay, the slope of cutoff voltage versus frequency of incident light is found to be 4.12 into 10 raised to power minus 15 voltage second. Calculate the value of Planck's constant. Calculate the value of Planck's constant. तो हम उसको ऐसा समझ सकते हैं कि भैया ये ग्राफ प्लॉट किया जा रहा है, मान लो स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, और आपको मालूम है कि वो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है ना। तो अब अगर मैं क्या करता हूं, मुझे मालूम है कि ये फ्रीक्वेंसी कैसी है, तो बोले ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ना, और ये फ्रीक्वेंसी मान लो क्या है, नो है, और उस वक्त स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आएगा, Vs। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या रहेगा, स्लोप ऑफ द ग्राफ जिसको हम स्मॉल m से दे देंगे वो रहेगा y2 माइनस y1 यानी Vs माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 या नू माइनस नू 0, सही है ना, Vs माइनस 0 नू माइनस नू 0। तो अब हमें उसने पूछा है कि प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी। तो भाई ठीक है, सबसे पहले तो मैं लिखूंगा कि भाई देखो Vs इज इक्वल्स टू m इंटू नू माइनस नू 0। हमें क्या क्या दिया हुआ है, सिर्फ स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है ना, और स्टॉपिंग पोटेंशियल देकर उसने कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट पूछा गया। तो क्या लिख सकते हैं आप, देखो अगर आपको याद होगा कि ई मैक्स, हाँ देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, के ई मैक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एच ऑफ नू माइनस नू 0 होता है कि नहीं होता है ना। तो बोले भाई के ई मैक्स इज इक्वल टू एच ऑफ नू माइनस नू 0, और के ई मैक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, ई इंटू वी एस लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, है ना, ई इंटू वी एस। अब ऐसा है कि नू माइनस नू 0 को क्या लिख सकते हैं आप फिर, है ना, आप उसको लिख सकते हैं ई हाँ ई इंटू वी एस अपॉन एच, ई इंटू वी एस अपॉन एच। अब क्या करेंगे आप, इस नू माइनस नू 0 के जगह कहाँ, ये वाले इक्वेशन नंबर 1 में, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में वो वैल्यू डाल दूंगा फ्रॉम 1। वी एस इज इक्वल टू क्या रहेगा, स्लोप है, एम फॉर स्लोप है, मास मत समझ लेना, इंटू नू माइनस नू 0 के जगह कौन आ जाएगा, ई इंटू वी एस अपॉन एच, है ना। तो फिर भैया अब आगे क्या हो रहा है, देखो एच इज इक्वल टू क्या हो रहा है, ई इंटू एम इंटू वी एस अपॉन वी एस। वैसे ये वी एस की वैल्यू कैंसिल हो जा रही, तो ई इंटू एम यानी कि ई की वैल्यू कितनी है बेटा, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 मल्टीप्लाई बाय स्लोप कितना दिया हुआ था आपने को, 4.12 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 15। जरा आप मुझे बताएंगे सॉल्व करके कितना आ रहा है। होशियार, 6.63 इंटू 10 रेज़ टू पावर, कैलकुलेट करो, ऐसा जरूरी नहीं हुआ आएगा हमेशा, कैलकुलेट करो। अच्छा कैलकुलेट कर, 659 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 34, 6.59 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 34 जी। सर वही तो आया है ना बेटा, 6.63 लिखता, मान ले ऑप्शन में दिया होता 6.63 और दूसरा ऑप्शन होता 6.59, तो फट से लिखता 6.63। हाँ अरे तो वैल्यू क्या आई, उससे हट के आई ना थोड़ा।
अरे थोड़ा तो आई, अगर ऑप्शंस में तुम माइन्यूट चेंजेस रहा तो। चल लिखो चुपचाप। चलो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर अ सर्टेन मेटल इज 3.3 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। किसी मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 3.3 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज है। कौन सा मेटल है, हमको क्या मालूम कौन सा मेटल है। 3.3 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज मान लिया। चल आगे क्या, इफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अब जो आपने इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 8.2 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, इंसिडेंट ऑन मेटल। प्रेडिक्ट द कट ऑफ वोल्टेज फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। कट ऑफ वोल्टेज की वैल्यू पता लगाओ, है ना। कौन सा फॉर्मूला, वंस अगेन द सेम फॉर्मूला, ये वाला, E इंटू वी एस एच नो माइनस न्यू जीरो। करो, सॉल्व करो ना। सिंस E इंटू वी एस इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू जीरो, वी एस इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू जीरो डिवाइडेड बाय ई। करो भाई, सॉल्व करो, बताओ आंसर क्या आ रहा है मेरे को। तुम्हारे पे छोड़ा मैंने, अब तुम करो। अब ऐसे स्टेज पे हो तुम जो तुमको पूरे कैलकुलेशन खुद करना है, मेरे पे डिपेंडेंट मत रहो। उधर वाला हो गया क्या भाई सभी का, किसी का बाकी है? क्या काम है इसके, एक बॉटल नहीं लेके आता है। ये तो हो चुका, पुराना है ना।
function for a certain metal is 4.2 electron volt. Will the metal give photoelectric emission for incident radiation of wavelength 330 nanometers? Question mark. चला काढ़ाते, इधर का हो गया क्या? अरे इधर का हो गया क्या? अच्छा इसका आंसर कितना बताया तूने? लेट मी चेक. ये है 11.8. 11.8 का आंसर क्या आएगा? आएगा 2.0 वोल्ट आएगा. करेक्ट. कितने लोगों का आ चुका वैसे 2.0 वोल्ट? तू तो हाथ ऊपर उठा है ना, तूने तो बोला 2.0 वोल्ट. बस ये वैल्यूज को माइनस करके देख लेना, आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा आंसर. अप्रॉक्सीमेट भी मिल सकता है, वो मैंने सॉल्व नहीं किया. अमजद ये तमाशे वाली बोतल को फेंक. आप सॉल्व करें जब तक हम दूसरा यहां लिखते हैं. लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 7.21 into 10⁻14 hertz is incident on a metal surface. तो क्या करूं? Electrons with a maximum speed of 6.0 into 10⁵ meter per second are ejected from the surface. What is the threshold frequency? What is the threshold frequency of photo? Amjad? अमजद, तीन काम. पहले इनको खामोश करो. दूसरा यार ढंग की बोतल रखो. पानी नहीं निकलता इसमें से. अच्छा ठीक है. तीसरा काम इनकी DPPs लाने का है.
तुमको भेजी हुई है ना? कितने लाइनिंग की है? देखो ये कितने हैं, 1 2 3 चार 20 ला लो इनकी, और 20 इसकी लाके इनकी कितने हैं, 40 11th के 40 40 11वीं वालों की 40 निकलाना, 22 ला ले, चलो ठीक है 22 ला लो, है ना? और थोड़ी देर से तुमको बताता कौन सी किसकी है करके। हाँ बिल्कुल, वो कान उठा के देख रहा हो भाई, वो सुनाई नहीं दे रहा इतने से द वर्क फंक्शन फॉर अ सर्टेन मेटल इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम जो यहाँ देख रहे हैं वर्क फंक्शन जो आ रहा है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करके आ रहे हैं, यानी जिसको आप लिख सकते हैं 4.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल्स, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। द मेटल गिव फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फॉर इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ। आपका इंसिडेंट वेवलेंथ कितने का है, 330 नैनोमीटर्स का है। ये क्वेश्चन अधूरा है क्या? विल द मेटल, अच्छा हाँ वो पूछा हुआ है, क्या ये मेटल इस पर आपको वो देगा क्या इससे? ठीक है चलो देखते हैं। सबसे पहले तो हमको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना पड़ेगा। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कैसे निकालेंगे? तो भैया थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ये रहेगा hc बाय λ0। λ0 इज इक्वल्स टू hc अपॉन फाई 0। hc की वैल्यू कितनी आई थी याद है? 2 इंटू 10⁻⁻25, तो 2 इंटू 10⁻⁻25 है ना। और फाई 0 की वैल्यू कितनी आएगी? देखो कितनी आ रही, 4.2 मल्टीप्लाई बाय 1.6 कितना हो रहा? 6.72। तो 6.72 इंटू 10⁻⁻⁹। ओके, तो 6.72 इंटू 10⁻⁻⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो तो क्या रहा है फिर वैल्यू, 1 डिवाइडेड बाय 3 देखो कितना हो रहा, 11.8। 11.9 कितना आ रहा, 3 जैसा इसको अगर मैं करूं तो 1 डिवाइडेड बाय, ये मुझे बताओ ये कितना आ रहा, पहले बता दो, इतना बता दो। ये 6.72 को 2 से डिवाइड करें तो कितना आ रहा? 3.36 नहीं रे, हाँ 3.36 आएगा। 3.36 इंटू 10⁻25 में से 19 गया, कितना बचेगा? 6, तो 10⁻⁻6। अच्छा देख, अगर ये 1/3 होता तो 3.33 आता, है ना। 1/3 होता तो 3, ये को अभी अंदाजा लगा यहीं से बैठे बैठे, 1/3 होता तो ये होता 3.33। अब ये 3.36 से कैसा है, 3.36 कैसा है, यहाँ पर बड़ा है कि नहीं। अगर ये 1/3 होता तो आंसर 0.33 घुमा फिरा के कहीं ना कहीं इसके आसपास आ सकता था, मगर ये जो आंसर है 3 से बड़ा है। तो अगर ये आंसर बोल रहा है डिनोमिनेटर 3 से बड़ा है, तो आंसर जो भी आएगा वो 3.33 से छोटा आएगा। आंसर जो भी आएगा वो 3.33 से छोटा आएगा। हमारी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या दिया हुआ है? नहीं, ये तो इंसिडेंट वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो रहेगा वो कुछ लेस देन 3.33 आएगा। हो तो रहा नहीं यार, निकाल दे यार, वैल्यू निकाल दे, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है साला उसके अंदर। निकाल दे वैल्यू, क्या आ रहा देख तो, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितना आ रहा, रेसिप्रोकल ऑफ 3.36 कितना आ रहा? क्या चीज? हाँ तो पॉसिबल है ना। H2 इज इक्वल टू, तू क्या बोल रहा, किसके बराबर? हाँ तो तूने क्या बोला अभी, अगर काइनेटिक एनर्जी को 0 डालो तो तेरा क्या कहना था आगे?
फाइव नॉट इज इक्वल्स टू, हाँ एच न्यू ज़ीरो, आगे और अगर अब आर एच एस बड़ा रहा तो वो कैसे पता लगेगा, तो वो कैसे पता लगेगा, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। अच्छा तेरा कहना आ रहा कि भैया इससे वेव नहीं रे भाई, बहुत कंफ्यूजिंग आ रहा तेरा, मेरे को मामला समझ में नहीं आ रहा। खैर ये आंसर बताओ पहले, फिर देखते हैं, डिस्कस करते हैं अपन वो। कितना आ रहा हो अपने को, क्या चाहिए थी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से इंसिडेंट, अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चाहिए तो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी क्या चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा चाहिए, और वेवलेंथ के मैटर में उससे कम चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ होता है ना, इससे बिना कैलकुलेट कर भी जम जाता कि हमको क्या चाहिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होना चाहिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होना चाहिए, है ना, और वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होना चाहिए। अब ऐसा है कि देखो यहाँ जो तुम निकाल रहे हो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वो 3.3 से छोटा हो रहा है, क्योंकि अगर ये 1/3 रहता तो आंसर क्या आता 0.33, मतलब 0.33 नैनो 3.3 या जो भी है 333.3 नैनोमीटर्स आता, मगर ये वैल्यू कितनी है 3.36, तो जाहिर बात है कि भाई आंसर जो है वो 0.33 से कैसे आने वाला है, कम आने वाला है। वो हो सकता है कि 0.31 या फिर 0.29 या 0.30 के ऐसा कुछ आसपास आ जाए। अब हो क्या रहा है कि हमारी इंसिडेंट वेवलेंथ हर हाल में इस वैल्यू से कैसी आने वाली है, ज़्यादा आने वाली है। हमारी इंसिडेंट वेवलेंथ हर हाल में इस वैल्यू से कैसे आने वाली है, ज़्यादा आने वाली है। अगर हमारी इंसिडेंट वेवलेंथ इस वैल्यू से ज़्यादा होने वाली है तो वहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो पाएगा। कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए क्या चाहिए कि आपका इंसिडेंट वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होना चाहिए। ठीक है, लिखो। तो मैं यहां लिखूंगा सिंस लैम्बडा इज ग्रेटर देन लैम्बडा 0 देयर इज नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो वहां कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। लिख डाला। सही है। फिर लास्ट प्रॉब्लम देख लो आज का ये। लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 7.25 to 1 into 10⁻14 हर्ट्ज, लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी 7.21 into 10⁻14 हर्ट्ज है, वो इंसिडेंट किया गया एक मेटल सरफेस पे। इलेक्ट्रॉन्स विथ मैक्सिमम स्पीड ऑफ, इलेक्ट्रॉन जो उसमें से बाहर निकल के भागे हैं उनकी मैक्सिमम स्पीड क्या है 6.0 into 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की मालूमात तुमसे ले रहा है ना। आपको भाई मालूम है, क्या मालूम है आपको, कुछ नहीं मालूम आपको, है ना, कि ई मैक्स इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस न्यू ज़ीरो, यानी हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर मैक्स इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस न्यू ज़ीरो। एच को अंदर मल्टीप्लाई करो, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर मैक्स एच न्यू माइनस एच न्यू ज़ीरो, एच न्यू ज़ीरो को इधर ला लो, तो एच न्यू ज़ीरो इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर मैक्स, एच से डिवाइड करो, न्यू माइनस हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर मैक्स अपॉन एच। ठीक है, तुम्हारे पास इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, तुम्हारे पास मैक्सिमम स्पीड है, इलेक्ट्रॉन का मास तुमको मालूम है 9.1 into 10⁻31 होता है, और प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 into 10⁻34। आप सॉल्व करेंगे, आंसर इसका आना चाहिए, मैं नहीं बताता। नहीं 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 करो तुम तो भाई, डायरेक्ट लिख देंगे आंसर, हाँ सर ये आंसर है, हाँ आ गया सर, आ गया ऐसा हो जाएगा। ठीक है।